स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मैं हूं एस.के. ठाकुर। अभी आप देख रहे हैं पॉलिटिक हब। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे है इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। इससे पहले हम लोग जाना था कि फोर्स का जो डायमेंशन कैसे लिखते हैं और डायमेंशनल फार्मूला के बारे में हम लोगों ने बेसिकली बात किया था। क्योंकि किसी भी यानी क्वांटिटी का लिखा जा सकता है, चाहे फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी हो यानी कि मैकेनिक्स में कोई भी क्वांटिटी हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग आराम से लिख सकते हैं। आज की क्लासेस जो होगी बाबू, हम लोग बात करेंगे उसमें इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, मतलब कि फोर्स के कारण क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके अनुसार से अगर हम लोग देखें तो फोर्स के कारण जो प्रभाव देखने को मिलता है वो कुछ इस प्रकार का मिलता है। पहला जो प्रभाव मिलता है बाबू, वो मिलता है ना कि जो फोर्स जो होगा, देखो ऐसे समझिए कि जो फोर्स जो होगा क्या करता है, वो किसी भी चीज़ के शेप में परिवर्तन ला सकता है। अब इसको कैसे समझाएं हम, आप उसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के ऊपर अगर मान चलिए आप बल प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। जैसे मान चलिए इतना बड़ा है ना, कोई अगर मान चलिए अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि सपोज के लिए ये बड़ा इतना बड़ा ब्रिक्स है, अगर आप इस ब्रिक्स के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये ब्रिक है ना टूट जाएगा और इसका शेप में चेंज आ जाएगा। नहीं तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। यानी कि जो फोर्स का जो इफेक्ट होगा, इस इफेक्ट के कारण क्या होगा, इसके यानी कि फोर्स के प्रभाव के कारण क्या होगा कि ये जो बॉडी है इसका शेप और साइज वो दोनों चेंज हो जाएगा। पहले मैं बात करना चाहूँगा शेप को लेकर के, उसके बाद साइज को लेकर के। देखिए तो साइज शेप क्या होगा, देखिए आप अभी दिख रहा होगा, अगर मान चलिएगा इसको तो एक प्रकार का अभी एक क्यूब दिख रहा है। तो जब आप उस पर फोर्स लगाइएगा तो हो सकता है कि ये एकदम क्या हो जाएगा, टूट जाएगा दो भागों में और एक क्यूबाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा, मतलब कि अभी घन के आकार का दिख रहा है। अगर इस पर फोर्स लगाएगा तो ये टूट जाएगा और घनावाकार दिखने लगेगा, यानी कि क्यूब से क्यूबाइड दिखने लगेगा। अब देखिए ये तो शेप के बारे में बात हो गई। अब ये साइज कैसे चेंज होता है, जैसे सपोज पहले साइज इसका इतना था, अब मतलब कि इसका डायमेंशन जो पहले था, अगर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर का था ये चीज़, अगर इस पर फोर्स लगाएगा तो इस चीज़ में विकृति यानी कि टूट रहा है इस चीज़, तो इस केस में उसका जो डायमेंशन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर इस चीज़ को मान लीजिए टूटना नहीं है और फिर भी इसका साइज में चेंज हो रहा था, वो कैसे होगा। देखिए क्या होगा कि मान चलिए कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे कि मान चलिए आपके पास कोई भी इस प्रकार का ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप दबा सके, तो उसके अनुसार क्या होता है, उसके साइज में चेंज होता है। जैसे बैलून होता है और बैलून में हवा भर दीजिए और क्या कहिए बैलून को दबाइए, तो उसके अनुसार से जैसे जैसे आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाता है कि उस बैलून का जो शेप एंड साइज होता है वो चेंज करता रहता है। तो इस प्रकार से पहला जो इफेक्ट है बाबू इसका, वो क्या है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का जो शेप और साइज होगा उसको ये चेंज कर सकता है। नहीं, पहला चीज़ क्लियर है। अब देखिए दूसरा सिचुएशन है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन जो होगा, यानी कि जो गति होगा उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कहने का मतलब देखते हुइएगा, जैसे कि क्रिकेट का कोई खेल है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि बल्लेबाज जो है गेंद की तरफ देखता है और जैसे ही गेंद आता है तो बल्लेबाज क्या करता है, गेंद की दिशा को मोड़ देता है, दूसरी दिशा में गेंद को जाने देता है। तो क्या करता है बल्लेबाज, ऐसा करने के लिए क्या करता है कि जो गेंद है उसकी दिशा को चेंज करने के लिए बल्लेबाज क्या करता है, गेंद के ऊपर बल लगाता है, यानी कि फोर्स लगाता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज कर जाता है, यानी कि इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, यानी कि जो गति की अवस्था है, ऐसे कि मान चलिए अगर इस चीज़ को मैं आपको और मतलब ह्यूमर के साथ समझाना चाहूँ तो क्या होता है, ये था बॉल और ये बॉल जैसे आ रहा था, सपोज कर लो कि ये था कोई बैट्समैन, बल्लेबाज था, ठीक है, ये कोई बल्लेबाज था, इस प्रकार से मैं मान लेता हूँ, इस प्रकार से कोई बल्लेबाज था। यहाँ अपने हाथ में क्या रखा हुआ था बाबू, ये बल्ला रखा हुआ था। अब क्या करेगा, ये अपने हाथ में कुछ इस प्रकार से बल्ला रखा हुआ है, सपोज कर लीजिए कि ये बल्ला है। अब क्या करेगा, इस बल्ला से इस गेंद को मारेगा तो क्या होगा, ये गेंद इधर चलाएगा, नहीं गेंद इधर चलाएगा। कहने का मतलब है कि ये गेंद का जो वेग पहले इधर था, गेंद का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन का डायरेक्शन यानी कि गति का जो डायरेक्शन है पहले इधर था, अब वो गति का डायरेक्शन है कि मोशन का डायरेक्शन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेरा इफेक्ट ऑफ फोर्स है इसमें दूसरा इफेक्ट बता रहा है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि ये डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा इसमें तीसरा इफेक्ट क्या है बाबू, देखिए इट कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखिए बाबू पहले हम लोग समझते हैं कि ये शब्द जो है स्टेशनरी, इसका कहने का मतलब क्या है, उसके बाद ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। नहीं तो इस प्रकार से देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, अभी देख लीजिए थोड़ा सा इस चीज़ को, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, बेहतर रहेगा। चलिए
ये जो मेरा है इट कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी कहने का मतलब होता है शांत, क्या इसका कहने का मतलब होता है शांत, मतलब कि इसका कहने का मतलब इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है स्टिल। क्या होता है? स्टिल। स्टिल कहने का मतलब होता है शांत, एक जगह ठहरा हुआ, एक जगह स्टे होता हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैं स्टेशनरी अगर तब समझा जाऊंगा जब मैं ऐसे खड़ा रह जाऊँ बस। तो इस प्रकार से जो चीज़ है उसको बोलते हैं स्टेशनरी होना। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी निर्जीव चीज़ है ना, कि इट कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी निर्जीव चीज़ है, जैसे कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि मान लीजिए आपका चेयर है, आपका कोई टेबल है, उसको एक जगह से आप लोग दूसरी जगह पर उठा के रखते हैं ना, तो कहने का मतलब ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं, नहीं? तो कहने का मतलब जो हो गया आपका चेयर हो गया, ये सब चीज़ क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है। कहने का मतलब सब एक जगह रही, जहाँ रख दीजिएगा वहीं पर पड़ा रहेगा, ठीक है? तो वो क्या होगा? इट कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कौन मूव कर सकता है? जहाँ जहाँ ईट लगा हुआ है, उसका मतलब क्या है? ये फोर्स के बारे में बोला है, नहीं? यानी कि फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है? इट कैन लिविंग मूविंग बॉडी इनटू रेस्ट। मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? चलिए, जो फोर्स होता है बाबू, वो फोर्स क्या कर सकता है? जो मेरा है ना, कोई मूविंग बॉडी है, सपोज कर लीजिए कि कोई घूमता हुआ बॉडी है, क्या ये बाबू, ये लिखा हुआ है मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी कहने का मतलब है वो बॉडी जिसमें कुछ ना कुछ मोशन हो रहा होता है, नहीं? जैसे कि मैं मान जा, ऐसे कि मैं अगर ये चल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, तो क्या है, मैं एक मूविंग बॉडी हो जाऊँगा। कहने का मतलब ये हुआ इट कैन लिविंग मूविंग बॉडी इनटू रेस्ट, है ना? मतलब कि ये क्या कर सकता है, कोई भी मूविंग बॉडी को रेस्ट मिला सकता है। कैसे? जैसे कि मैं मान के मैं चल रहा था, ठीक है? अब कोई आदमी आएगा, मुझे है ना, मेरे चलने की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में मुझ पर फोर्स लगा देगा, मुझको रोक लेगा। वो क्या करेगा? रोक लेगा। तो इसके अनुसार से क्या होता है, इट कैन, है ना, वो क्या करेगा, जो भी मूविंग बॉडी है मेरा, जो मेरा घूमता हुआ चीज़ है, उसको रोक सकता है। कौन? तो फोर्स, ठीक है? तो ये बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? तो ये आसान सा है भैया। देखो क्या होगा कि मान चलो ये कोई चीज़ रन कर रहा है, ठीक है? कोई चीज़ रन कर रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, तो आप उस चीज़ को रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते हो? हाँ, उसके सामने दीवार खड़ा कर दो, क्या वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? अब वो मतलब कि वो अपने मन से नहीं रुकेगा तो दीवार में टकरा करके रुक जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जो मूविंग चीज़ था उसको हम लोग रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, ठीक है? चलो अब आगे बात करते हैं। इट कैन मेंटेन इक्विलिब्रियम व्हेन मोर, ये यहाँ पर देखिए मूव लिखा हुआ है, मोर लिखिएगा, क्या लिखिएगा बाबू? मोर, MORE, मोर देन वन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। जब एक या एक से अधिक फोर्स जब बॉडी के ऊपर लगता है तो ये क्या करता है बाबू? इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। अब ये जो शब्द है ये आपको पेट दर्द करवा देगा कि भाई ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इस चीज़ को समझिए ऐसे, देखिए मैं इक्विलिब्रियम का मतलब समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए इस चीज़ को, नहीं? इक्विलिब्रियम का मतलब मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? चलो देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है? चलो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब मैं समझाना चाहता हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है भैया? इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम है ना क्या होता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, ऐसे कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये क्या कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी वस्तु है जिसका सेंटर जो सिस्टम है वो ये है, ठीक है? आप क्या कीजिएगा कि इस पर बहुत सारा फोर्स लगा दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? ऐसे 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 बहुत सारा फोर्स लगा दीजिएगा, ठीक है? अगर फोर्स लगाइएगा आप तो क्या होगा, इस चीज़ किसी ये जो बॉडी है मेरा, कोई चीज़ ना कोई चीज़, कोई ना कोई सतह पर रखा होगा, ठीक है? ये ना कोई क्या है बाबू, ये सतह है। इस सतह पर कोई ना कोई, ये जो सतह है, इस सतह पर ये बॉडी जो है रखा हुआ है, ठीक है? आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, आप देखो ध्यान से क्या होगा। जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, इस बॉडी की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है? जैसे मान चलिए आप जब फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये बॉडी हो सकता है कि मूव कर जाए, है ना? मैं क्या करता हूँ कि इन सभी फोर्सेस में मैं क्या करता हूँ, पहले कुछ फोर्सेस को हटा देता हूँ, तब जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है? इन सभी फोर्सेस में कुछ फोर्सेस को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ।
ठीक है। चलो अब क्या है बाबू कि इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है, तो क्या करेगा ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट, ये सपोज करिए ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, मान के चलते हैं हमेशा, ठीक है। अब क्या होगा बाबू, जैसे ही कि दूसरा फोर्स इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में लगा दिए, ठीक है। तो पहले हम लोग बहुत ये फोर्स इधर लगा रहे थे, अब ये फोर्स इधर लग रहा है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग अगर क्या F3। तो जितना देखिए अब क्या हो रहा है कि F1 और F2 जो फोर्स है, इस बॉडी को जो इधर स्लाइड करने में जितना फोर्स लगा रहा है, अगर उतना फोर्स F3 इधर इसकी डायरेक्शन में लगा दे, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये लगा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये लगा दे, तो बॉडी स्लाइड करेगी क्या, बॉडी स्लाइड करेगी क्या, बताओ। ये जितना फोर्स लगा रहा था और ये जितना फोर्स लगा रहा था, इन दोनों के फोर्स के बराबर, यानी कि F1 फोर्स और F2 फोर्स के द्वारा इसका जो कंबाइन इफेक्ट इस बॉडी पे आ रहा है, मतलब कि इसका जो कंबाइन एक्शन इस बॉडी पे हो रहा है, अगर इस एक्शन के रिएक्शन में ये फोर्स दे देता है F3, कहने का मतलब ये हुआ कि जितना इसका इफेक्ट है उतना इफेक्ट अगर इसके, देखो इन दोनों का इफेक्ट इस डायरेक्शन में था बाबू, अब ये जो F3 फोर्स है इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में है, तो कहने का मतलब अगर ये जितना ये है उतना ये दे देगा, तो कहने का मतलब क्या होगा, ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड नहीं करेगा, वो आराम से जहाँ पर रखा है वहीं पर रखा रहेगा। इस चीज़ को ऐसे समझिए, देखिए ऐसे मान चलिए कोई पेन है, इस पेन को मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से कोई आदमी खींच रहा है ऐसे, इधर कोई आदमी ऐसे खींच रहा है, देखो तो क्या करेगा कि मान चलिए जो मेरा इधर वाला जो लोग है, इधर वाला लोग वो मजबूत है, तो क्या करेगा, पेन को इधर खींच ले जाएगा। अगर ये इधर वाला लोग जो मजबूत है तो पेन को इधर खींच ले जाएगा। अगर मान लीजिए जितना फोर्स इधर वाला लोग लगा रहा है, अगर उतना ही फोर्स इधर वाला लोग लगा देगा, तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। अब इस प्रकार से ये चीज़ जो है, जितना इधर लग रहा है फोर्स उतना इधर लग रहा है, तो बाबू बताओ इस चीज़ क्या होगा, इस चीज़ में कोई भी इसके स्ट्रेट में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब नहीं इधर जाएगा चीज़ नहीं इधर जाएगा चीज़, है ना, नहीं इधर जाएगा चीज़ नहीं इधर जाएगा, नहीं इधर जाएगा चीज़। मान लेता हूँ ये चीज़ टूटेगा नहीं, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, नहीं इधर जाएगा नहीं इधर जाएगा, एक ही जगह पर पड़ा रहेगा, नहीं मतलब कि जैसे यही इसी कंडीशन में पड़ा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जो इनिशियल कंडीशन होता है, जो प्रारंभिक अवस्था होता है, अगर उसमें बॉडी मेंटेन है अपने आप को, उसमें अगर बॉडी रह रहा है अपने आप को, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम में होना। क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम में होना। कहने का मतलब है कि इतने सारे फोर्सेस लगाने के बाद अगर बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब कहा जाएगा कि ये बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम में है। किस में है, इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आ रहा है क्या, चलिए। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझते हैं, इस मान चलिए इस प्रकार से, तो ये बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं बाबू, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। तो इस प्रकार से कुछ और चीज़ इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मतलब एक आएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन, वो क्या होता है, तो वो चीज़ इक्विलिब्रियम नाम की एक दुनिया है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये होता है कि बॉडी का एक रेस्ट कंडीशन में होना, ये समझ लीजिए आप लोग, है ना। सपोज कर लीजिए कि फोर्स के बहुत सारा फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है, तो क्या होगा, इस बॉडी का कहीं से कोई भी स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो कहा जाएगा कि ये बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इट कैन मेंटेन इक्विलिब्रियम व्हेन मोर देन वन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। अब देख लीजिए ना, जो मेरा ये जो फिगर है, इस फिगर में एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा है। देखिए मान चलिए ये फोर्स भी अगर नहीं होता और ये फोर्स भी नहीं होता, सपोज कर लीजिए कि मैं मान लेता हूँ ऐसा, ये फोर्स भी नहीं है, मैं मान लेता हूँ कि ये फोर्स भी नहीं है और ये फोर्स भी नहीं है, तो इस केस में एक ही फोर्स है, एक फोर्स में क्या होगा कि ये बॉडी इधर घूमेगा, इधर बॉडी स्लाइड करना चाहेगा, तो बॉडी तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब मैं जब मान चलता हूँ मैं इस पर दूसरा फोर्स लगा दिया, तो हो सकता है कि इसका इफेक्ट कम जाए, तीसरा फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, ये जो बॉडी है अब ये बॉडी रुक जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब एक से अधिक फोर्सेस किसी बॉडी पर लगती होती है, तो क्या होता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में बंद हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि बॉडी रुका रहेगा, है ना, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो रुका रहेगा,
है ना। अगर मान चलिए ऐसा नहीं है कि मैं 3 फोर्स लगा दूंगा किसी बॉडी पर तो बॉडी रुक जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और डिपेंड कर जाता है कि फोर्स कितना कितना लगा रहे हैं हम लोग, नहीं। अगर मान चलिए F1 फोर्स और F2 फोर्स का जो कंबाइन एक्शन है इस बॉडी के ऊपर, वो अगर ज़्यादा है इस फोर्स ये लगाया गया फोर्स से, तो क्या रुक पाएगा? क्या नहीं रुक पाएगा, बॉडी स्लाइड कर जाएगा, है ना। ऐसे समझिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक। तो इट कैन मेंटेन इक्विलिब्रियम वेयर मोर देन 1 फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। तो कहने का मतलब है ये जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो क्या दिखा रहा है बाबू? वो इफेक्ट ऑफ फोर्स को दिखा रहा है। कहने का मतलब है कि फोर्स का क्या प्रभाव पड़ सकता है किसी भी बॉडी के ऊपर। तो देखिए बाबू, फोर्स का जो प्रभाव पड़ सकता है, अगर इन सभी चीज़ों को आप एनालाइज कीजिएगा तो एक ही बात निकल के आती है, एक ही दो बात निकल के आएंगी। क्या हो रहा है? बॉडी के स्टेट में परिवर्तन हो रहा है फोर्स के कारण, या फिर परिवर्तन होने का प्रयास किया जा रहा है फोर्स के द्वारा। दो ही चीज़ें हो रही है, नहीं। तो सभी चीज़ें फोर्स यानी कि बल का जो डिफिनेशन है उसी में ही समाहित है। आप इस चीज़ को ऐसे समझें, ठीक है। तो इस प्रकार से इफेक्ट ऑफ फोर्स क्लियर है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको कि भाई मेरा जो फोर्स होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्स का? कहने का मतलब है कि एक फोर्स के पास क्या क्या गुण होता है, इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि फोर्स के पास फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि फोर्स के पास क्या क्या गुण होता है, ठीक है। तो उन गुण को देखने के चक्कर में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 4 गुण होते हैं फोर्स के पास। पहला जो गुण होता है मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं। 2 डिफरेंस, है ना। देखिए भाई, अब मेरा जो टाइप राइटर है, मेरा जो टाइपिंग करता है उसको थोड़ा सा, है ना, अब देखिए लगता है डोज देना पड़ेगा, है ना। हाँ देखिए, यहाँ पर TWO नहीं होगा, यहाँ पर TO होगा, नहीं। टू डिफ्रेंशिएट 2 फोर्सेस वी डिफाइन फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ फोर्सेस। देखिए क्या होगा, कहने एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब होता है एस्पेक्ट, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, यानी कि पक्ष इसको बोल सकते हैं, नहीं। एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब होता है क्या? पक्ष। तो अगर मान चलिए 2 फोर्स को हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है तो इस प्रकार से हम लोग इन पक्षों को, है ना, डिफाइन करते हैं। वो पक्ष क्या क्या है? पहला पक्ष है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या है, तो ये जो दूसरा चीज़ है वो क्या है? डायरेक्शन है, तीसरा सेंस है, और चौथा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो किसी विशेष फोर्स के अंदर ये चारों के चारों गुण पाए जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कहने का मतलब फोर्स का गुण क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, जैसे कि मान चलिए आपसे पूछे जाए कि वैसे कि आप हमें अभी देख रहे हैं, अब पूछे आपसे पूछा जाए कि, है ना, टीचर का गुण क्या होता है। तो आप अगर मैं कहूँगा कि मैं टीचर हूँ, तो आप कहिएगा, आप सोचिएगा कि चलो पहले इस बंदे में टीचर का गुण खोजते हैं कि ये बंदे में टीचर का गुण है कि नहीं। तो आप खोजिएगा कि एक टीचर जो होता है एक अच्छे सोच का व्यक्ति होता है, वो टीचर के पास अच्छा टीचिंग स्किल होता है, उसके अनुसार से क्या होगा, टीचर के पास बोलने का तरीका अच्छा होता है, टीचर हमेशा फॉर्मल ड्रेसेस में होते हैं, टीचर स्टाइल नहीं मारा करते हैं, टीचर मार्केट में इधर उधर नहीं देखा करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सारा एस्पेक्ट हो सकता है टीचर के गुण के बारे में, नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी बूढ़े के बारे में अगर सोचिएगा कि बूढ़े का गुण क्या होता है, तो बूढ़े क्या धोती पहनते हैं, क्या बूढ़े खैनी खूब खाते हैं, है ना। अच्छा, मार्केट में एक खूब बहुत बड़ा विवाद चल रहा है आजकल कि बूढ़े इश्क नहीं करते, नहीं कहते रहते हैं ना हम लोग, बूढ़े इश्क नहीं करते, जिसके लिए एक शायरी भी चला हुआ है। कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, बूढ़े इश्क तो करते हैं लेकिन उन पर कोई शक नहीं करते। तो इस प्रकार से क्या है, ये चीज़ तो मार्केट का एक हास्य है, एक प्रकार का है ना, एक लाफिंग सेक्शन है मार्केट का। अगर आप देखिएगा तो इस चीज़ में एक प्रकार का ह्यूमर छुपा हुआ है। ये ह्यूमर कहने का मतलब होता है कि एक प्रकार का, है ना, सेंस छुपा हुआ है। कि कहने का मतलब है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनसे ये समझा जाता है कि वो इश्क नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन कई सारे बूढ़े ऐसे भी हो जाते हैं कि वो इश्क कर लेते हैं और समझ में नहीं आता है। तो वो बात अलग है, वो एस्पेक्ट में नहीं बताना चाहता, वो एस्पेक्ट में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है।
लेकिन आपको अगर किसी के गुण के बारे में अगर कहा जाता है कि उसका गुण क्या है, मतलब किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसमें ढूंढते हैं। तो कहने का मतलब फोर्स तब होगा, कोई भी चीज़ को अगर फोर्स हम लोग तय तब कहेंगे जब उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास डायरेक्शन होगा, उसके पास सेंस होगा, उसके बाद पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। देखिए भाई, उसके पास सेंस होगा, उसके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, इस चीज़, ये चारों चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला जो चीज़ है मैग्नीट्यूड है। क्या है बाबू? पहला चीज़ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है बाबू? कि कितना वो फोर्स लग रहा है। नहीं, कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने बताया था कुछ दिन पहले, जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो चीज़ को बताया था, अगर कहीं पर 2 न्यूटन लिखा हुआ है तो ये तो न्यूटन क्या है बाबू? इसका यूनिट है। क्या है? इसका यूनिट है। और ये 2 क्या है? मैग्नीट्यूड है। और इसके डिफिनीशन देने के वक्त मैंने ये बताया था कि मैग्नीट्यूड उस चीज़ को बोलते हैं। देखिए, मैग्नीट्यूड किसको बोलेंगे? 2 न्यूटन को हम लिख सकते हैं क्या? न्यूटन प्लस न्यूटन लिख सकते हैं क्या? तो इसका मतलब क्या होगा कि न्यूटन नाम का बंदा 2 बार आ रहा था। कितना बार आ रहा था? न्यूटन नाम का बंदा किसी विशेष प्रक्रिया में 2 बार आ रहा था, तो उसके अनुसार से उसका हाजिरी कितना बार लगा, यानी कि अटेंडेंस कितना बार लगा? न्यूटन नाम के बंदे का अटेंडेंस 2 बार लगा, इसलिए यहाँ पर 2 न्यूटन लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी यूनिट जितनी बार अटेंडेंस लगाता है उसको उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बोलते हैं, है ना। इस बात का डेफिनेशन आप लोगों को पहले भी क्लासेस में बताया जा चुका है। ठीक है, तो उस प्रकार से इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। फोर्स किधर लग रहा है उस प्रकार का डायरेक्शन होना, उसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो इस प्रकार से सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग एक एक करके भी पता करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्स में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में होना चाहिए बाबू, फोर्स में होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि देखिए ये है, देखिए आप लोग देखिए जहाँ से ये जो फिगर जो है आप लोगों को दिखा रहा है, फिगर ये दिखा रहा है। देखिए, चलिए सपोज कर लीजिए कि ये यहाँ पर क्या लग रहा है, ये देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ दिखा दिया। ये देखो, ये जो रेड पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिखा दिया। चलो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। चलो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इस फिगर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। देखो भाई, क्या होगा कि ये जो मेरा फोर्स है वो कुछ इस प्रकार से लग रहा है। कैसे लग रहा है? इस प्रकार से ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये फोर्स लग रहा है ना। चलो, इस प्रकार से ये फोर्स लग रहा है क्या? हाँ, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, डायरेक्शन है, इधर लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो इस प्रकार से देखो क्या होगा, ये बाबू क्या है? ये फोर्स है। ठीक है, इस फोर्स में देखोगे तो देखो ये बॉडी है कोई, ये क्या है? ये कोई ये क्या है? ये बॉडी है। ये बॉडी में जहाँ पर ये फोर्स बॉडी को टच कर रहा होगा तो उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि कोई फोर्स, जैसे कि ये मेरा हाथ है और ये मेरा जैसे कलम है, अब कलम की मदद से हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो जहाँ मेरा कलम इस बॉडी मेरे हाथ को टच करेगा वही पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे बाबू? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अब मैं इस चीज़ को एरे हुए ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि कहीं भी ऐसे फोर्स, ऐसे देखिए ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है तो बाबू यहाँ पर टच कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एरो हेड इधर है तो कहने का मतलब है कि फोर्स का सेंस ये है कि फोर्स इस तरफ लग रहा है। ठीक है, फोर्स का सेंस क्या है कि इस तरफ लग रहा है। देखिए, फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, यानी कि इस विशेष सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा उस फोर्स का डायरेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायरेक्शन। तो इस प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर जो थीटा हुआ है, क्या हुआ है? इस थीटा को बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन। तो इस प्रकार से ये हो गया थीटा। अब देखिए ये जो लाइन होगा, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को, कि कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। इस चीज़ को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि लेंथ ऑफ जो लाइन होगा, है ना, उसको वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, है ना, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि मान चलो, अगर मान लीजिए आपको 5 न्यूटन का फोर्स लिखना है और 10 न्यूटन का फोर्स लिखना है। ठीक है, चलिए, तो 5 न्यूटन का फोर्स लिखने के लिए अगर आप इतना बड़ा लाइन खींच रहे हैं, ये लाइन अगर 5 न्यूटन के फोर्स को दिखा रहा है, तो 10 न्यूटन का फोर्स दिखाने के लिए इसके दुगुना लंबा लाइन खींचना पड़ेगा। कितना लाइन है? इसको लिखना पड़ेगा 10 न्यूटन। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये 5 न्यूटन को अगर दिखा रहा था तो इसको दुगुना जो लंबा लाइन होगा वो 10 न्यूटन को दिखाएगा। नहीं, तो इस प्रकार से अब बात ये होती है कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि कहीं कहीं 50 किलो नहीं, कहीं कहीं ऐसा लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, फोर्स लिख देते हैं, फोर्स ऐसे यहाँ पर लिख देंगे 50 न्यूटन, इस प्रकार से लिख देंगे यहाँ पर 100 न्यूटन। तो
तो इस प्रकार से अगर नीचे मेंशन कर देंगे कि उसका ये क्या है, तो लेंथ का कोई मैटर नहीं रह जाता। नहीं, तो इस प्रकार से जब हम लोग जनरल प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे। नहीं, इतना बड़ा बड़ा लाइन ड्रॉ करने नहीं जाएंगे। क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे तो इतना बड़ा बड़ा लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है हम लोग को। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मैग्नीट्यूड क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, सेंस क्या है ना, डायरेक्शन क्या है। नहीं, चलिए, तो इस प्रकार से ये सब फोर्स के अंदर पाया जाता है गुण। अब इस चीज़ को हम लोग आगे इलेबोरेट करके देखते हैं। चलिए आगे आइए। पहला चीज़ है क्या, मैग्नीट्यूड। इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नहीं, तो कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के द्वारा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को कौन दर्शाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को मैंने अभी बताया कि अगर 5 न्यूटन का फोर्स आपको दिखाना है, 10 न्यूटन का फोर्स दिखाना है, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कौन दिखाएगा, वो लाइन का लेंथ दिखाएगा। कहने का मतलब है ये लाइन सेगमेंट के द्वारा पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स दैट, यानी कि ये मैग्नीट्यूड क्या दिखाता है कि कितना फोर्स लग रहा है। नहीं, इस प्रकार से आगे देखिए, डायरेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप और एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन, कि जो मेरा जो फोर्स है उसका अगर डायरेक्शन आपको निकालना है तो वो किस एंगल पर लग रहा है उस चीज़ के द्वारा पता चलेगा। जैसे कि मान चलिए, जैसे कि अभी ये जो फिगर है, इस फिगर में जो यहाँ पर थीटा लिखा गया है, ये थीटा इसका डायरेक्शन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये फोर्स कितना एंगल पर लग रहा है किसी विशेष सरफेस से, वो उसका है ना डायरेक्शन कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, वो डायरेक्शन। कहने का मतलब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्या, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, कि मेरा जो इंक्लाइनेशन करने का मतलब झुकाव होता है। नहीं, तो मेरा झुकाव का जो एंगल है वो क्या है, उसके अनुसार से पता चलता है डायरेक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए एक बार और समझ लीजिए। क्या, जैसे मान चलिए मैं एक बॉडी फिर से बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार का बॉडी बना देता हूँ कि सपोज कर लीजिए कि ये कोई बॉडी है। ठीक है, अगर इस बॉडी पर ये फोर्स लग रहा है, मतलब कि ये फोर्स अगर एफ लग रहा है, तो इस बॉडी के इस सरफेस के साथ ये फोर्स कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। नहीं, वो एंगल अगर थीटा है तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, ये जो थीटा होगा इस फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो डायरेक्शन हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, थीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और फोर्स के पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी विशेष सरफेस से वो कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है। अब क्या सर स्लोप भी दिया हुआ है, तो बाबू देखो अब स्लोप दिया रहा है कहने का मतलब ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन, इस लाइन का क्या स्लोप है, ये जो लाइन दिख रहा है इतना बड़ा लाइन, इस लाइन का क्या स्लोप है। तो वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल निकालते हैं तो स्लोप निकलता है। स्लोप बराबर होता है बाबू, स्लोप बराबर है ना, स्लोप बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है स्लोप। तो tan थीटा कहने का मतलब क्या हुआ कि P बटा B। अब देखिए वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल यही है, वर्टिकल ये है, P ये है और B ये है। तो कहने का मतलब है कि इस लाइन में अगर देखा जाए तो अगर P और B का रेशियो फाइंड करेंगे तो इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। और वही स्लोप क्या कहलाया जाएगा, इस चीज़ का डायरेक्शन कहलाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग सीधा बात समझिए कि ये थीटा होता है। क्या होता है, थीटा क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगर इस चीज़ को थोड़ा सा और देखिएगा तो अब क्या होगा कि जो थीटा tan थीटा बराबर क्या होगा, P बटा B। अब बात ये होता है कि थीटा की किसी विशेष वैल्यू के लिए क्या होता है कि थीटा बराबर हो जाएगा P बटा B के लिए। क्या हो जाएगा, P बटा B। तो इसके अनुसार से अगर मान चलिए कि थीटा मेरा देखो क्या होता है, tan थीटा में क्या होता है कि tan 0 की वैल्यू कितनी होगी, tan 0 बराबर क्या होगा बाबू, tan 0 बराबर sin 0 बटा cos 0, sin 0 बराबर 0, cos 0 बराबर 1। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू tan 0 की वैल्यू 1 हो जाती, 0 हो जाती है। और tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 90 की वैल्यू क्या होगा बताओ तो भाई कि tan 90 की वैल्यू क्या होगी, tan 90 की वैल्यू मतलब sin। तो इस प्रकार से ये इन्फिनिटी हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग 0 से बढ़ते हैं आगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाता है। अब क्या होगा कि सपोज कर लो कि tan 0 बराबर क्या हो रहा था, 0। कहने का मतलब अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटा है तो वो जो चीज़ हो जाता है थीटा है ना एंगल के बराबर हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हम लोग चीज़ यूज कर रहे हैं वो उसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो यही बात यहाँ होता है कि थीटा बराबर क्या हो जाता है, P बटा B हो जाता है। तो ये बात वाली बात है। इस चीज़ को अगर ऐसे समझना है डायरेक्टली समझ लीजिए कि हाँ जो अल्टीमेटली जो बात आती है थीटा बराबर क्या आती है, वो डायरेक्शन आती है। कहने का मतलब है कि अगर किसी फोर्स का आपको डायरेक्शन पता करना है तो पता करना पड़ेगा कि उस फोर्स के द्वारा उस विशेष सरफेस के द्वारा से कितना एंगल बनाया जा रहा है।
या फिर ये पता कीजिए कि इस फोर्स के द्वारा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया जा रहा है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाया जा रहा है, तो इसके अनुसार से वो फोर्स का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बाबू फोर्स के बारे में। चलिए फोर्स का क्या होगा, टिप और एरो ऑफ फोर्स इज नोन एज क्या, देख लीजिए, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ध्यान से देखिए। चलो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो। टिप ऑफ एरो ऑफ फोर्स इंडिकेट्स सेंस। तो बाद मैं बता रहा था कि ये कोई ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स कर रहा था। ये जो एरो हेड है, एरो हेड ये बताता है कि फोर्स किस मैंने कैसे लग रहा है, मतलब फोर्स का सेंस क्या है। अब देखो सेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे कि इसमें हम लोग लगा रहे थे ऐसे, अब मान चलिए ऐसे ही चीज़ है और इस पर हम लोग कहीं ऐसे एरो हेड को ऐसे कर दिए, तो कहने का मतलब ये बॉडी से दूर लगा रहा है फोर्स को, तो ये बॉडी को इधर खींच देगा। देखो अगर ऐसे लग रहा है, ये भी एक सरफेस पर रखा हुआ है, ये भी एक सरफेस पर रखा हुआ है, देखो दोनों चीज़ एक सरफेस पर रखा हुआ है ना। अब देखो भाई ये चीज़ इस सरफेस पर रखा हुआ है, इस सरफेस पर रखा हुआ है। अब क्या करेगा, ऊपर से अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें इस बॉडी में क्या होगा, ये बॉडी अपने आप में दबाव महसूस करेगा, नहीं क्या करेगा, दबाव महसूस करेगा। और अगर हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि इस बॉडी में को होगा कि इसको लगेगा कि मुझ में टेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। तो देखिए क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को। अगर इस बॉडी में अगर मान लीजिए सरफेस को स्मूथ मान ले, तो ये बॉडी अगर ये फोर्स इधर लगाएंगे तो बॉडी इधर मूव करेगा। अगर इस फोर्स के अनुसार से अगर देखें तो वो बॉडी किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो कहने का मतलब है ये जो एरो हेड है उसका डायरेक्शन किधर है, उसके अनुसार से फोर्स का इफेक्ट मैटर कर जाता है, नहीं। तो फोर्स का इफेक्ट कैसा होगा, वो एरो हेड के डायरेक्शन के मतलब एरो हेड का जो क्या सिस्टम है उसके अनुसार से मैटर कर जाता है। तो इसके अनुसार से हम लोग अगर देखें तो मेरा जो मेरा एरो हेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये देखो सॉरी, ये जो एरो हेड होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंस ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं बाबू, सेंस ऑफ फोर्स। कहने का मतलब है टिप। देखो ये एरो हेड जो होगा ना, इस प्रकार से एरो हेड जो है इसको बोलते हैं हम लोग टिप, यानी टिप ऑफ एरो ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं पूरा एरो। एरो का ये हेड होता है, क्या होता है, ये हेड, जिसको हम लोग टिप भी बोल सकते हैं, नहीं। तो टिप ऑफ एरो ऑफ फोर्स है ना, इंडिकेट सेंस, क्या बोलते हैं इसको, है ना, वो क्या करेगा, है ना, सेंस को इंडिकेट करेगा। मतलब कि फोर्स किस मैनर में लग रहा है ना, कि फोर्स का क्या मतलब कि इफेक्ट कैसा होगा, यानी कि सेंस क्या है उसका, समझ कैसा है फोर्स का। बात समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो क्या होगा, द पॉइंट वेयर फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टच कर रहा था बॉडी में, यहाँ पर टच कर रहा था बॉडी में, तो कहने का मतलब इसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, नहीं। अब देख लीजिए आप लोग के मन में एक कन्फ्यूजन होगा सर कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसमें कैसे कैसे काम चीज़ होगा। देखो क्या होगा, सपोज करो कि ये मेरा बॉडी है, क्या है बाबू, ये मेरा बॉडी है, ये क्या है, बॉडी है। अब इस बॉडी से क्या होगा कि इस बॉडी के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो जहाँ टच करेगा वहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब ये बॉडी है, मान चलो इस बॉडी में हम क्या कर रहे हैं कि इस बॉडी से दूर लगा रहे हैं फोर्स को। देखो तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, ये होगा जहाँ पर इस बॉडी में टच हो रहा है ये चीज़, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हालांकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी दबाव डाल रहे हैं बॉडी पर। यहाँ पर क्या कर, बॉडी को हम लोग इस फोर्स से खींच रहे हैं, बॉडी से फोर्स दूर जा रहा है लेकिन टच कहाँ कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, तो यही से क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने ये जाना कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स क्या है, और इसके अलावा हम लोगों ने ये जाना कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है। तो कहने का मतलब ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है ना, है। चलिए अब देख लीजिए, तो इसके अनुसार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये फोर्स कर क्या रहता है ना। चलिए अगले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे ना ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के बारे में, तो इसके अनुसार से ये चीज़ जो टॉपिक है जो अगले क्लास में मैं चर्चा करूँगा, ठीक है।